G7 समिट में भारत नहीं जाएगा क्योंकि भारत को बुलाया ही नहीं गया। 2019 के बाद ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत सरकार अपना कद वैश्विक स्तर पर काफी ऊंचा होने का दावा करती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो भारत की स्थिति है कूटनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वो कमजोर हुई है? कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति में कहीं चूक हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों G7 के समिट में नहीं बुलाया गया। आप कहने को ये कह सकते हैं कि कनाडा, जहां पर G7 की समिट होने वाली है, हमारे कनाडा से रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए बुलाया नहीं गया। आप तर्क दे सकते हैं कि कनाडा से तो हमारे रिश्ते पिछले कई अरसे से अच्छे नहीं चल रहे थे, जस्टिन ट्रूडो के वक्त से अच्छे नहीं थे, अब नई सरकार आई उसके बाद तो इतनी जल्दी रिश्ते अच्छे नहीं हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बुलाया गया। ये एंकर तो जानकारी नहीं रखती। आप कहने को कह सकते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या G7 समिट में जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी नहीं कहा गया कि भारत एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, भारत विश्व गुरु है, भारत बढ़ता हुआ राष्ट्र है, इसकी जरूरत है हमें। वो इतना कद ऊंचा रखता है कि G7 समिट में जो मेज़बान देश ही नहीं, जो बाकी G7 के और मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से दबाव डाला जाता कि भाई आप अतिथि के रूप में भारत को बुलाइए, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। क्यों नहीं कहा गया ये? मैं आपको बता दूं, G7 समिट क्या है। G7 क्या होता है? G7 दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्कों का एक ग्रुप है। G7 समिट होती है और इसमें कुछ देशों को बाकायदा अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल भी गए थे, इटली में G7 समिट थी। और ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, ये इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो जॉर्जिया मेलोनी हैं ये, और उस समय वो होस्ट थी। और पिछले साल सऊदी अरब और भारत को बुलाया गया था, भारत गया भी था और ये तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब अतिथि राष्ट्र के रूप में कई देशों को बुलाया गया है तो भारत को क्यों नहीं बुलाया गया? किस किस राष्ट्र को बुलाया गया है, जरा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कनाडा ने आमंत्रित किया है, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, अफ्रीका, ब्राजील के नेताओं को बाकायदा न्योता भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है। भारत में ये निमंत्रण अब तक तो नहीं आया है, और लास्ट मोमेंट में निमंत्रण आ जाए तो क्या भारत ऐसी स्थिति में जाएगा? और लगता नहीं है कि निमंत्रण भारत को आएगा। अब G7 में ही हम अगर बात कर लें तो G7 में कौन कौन से राष्ट्र हैं और उन राष्ट्रों के साथ भारत का रिलेशनशिप कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों आखिर G7 में मौजूद किसी और मुल्क ने नहीं कहा कि भारत को बुलाइए? भारत बढ़ता हुआ देश है, विश्वगुरु बनने की ताकत रखता है, और भारत की जो स्थिति है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुल्क होता है तो उसको बुलाया जाता है, उसके जो नेता हैं उसको लोग सुनना चाहते हैं। जैसे एक बार ओबामा ने कहा था, जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। क्यों आखिर किसी नेता को ऐसा नहीं लगा जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, बोलेंगे तो सब सुनेंगे? हालांकि पिछली बार भी कोई वक्तव्य प्रधानमंत्री का नहीं हुआ था वहाँ पर। एनीवेज, जब कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ की जो विदेश मंत्री हैं वो अनीता आनंद बनी, तो हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने बात की उनसे, और थोड़ा सा रुख में नरमी लग रही थी कि चलो अब शायद हमारे जो रिलेशनशिप है वो पटरी पे आने शुरू हो जाएंगे, अब रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो कनाडा है जिसने भारत को ऐसी स्थिति पे जिसने भारत को बाकायदा दुश्मन देश यानी कि खतरे वाले देशों की सूची में शामिल किया था। निर्जर की हत्या हुई थी, तो उस हत्या के लिए भारत का नाम लिया था कि भारत ने हत्या कराई है, जस्टिन ट्रूडो ने। फिर अब तो खैर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन था, तो स्थितियाँ जो थी वो बदली और वहाँ पर नई हुकूमत आई, लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं बदले। अब सवाल, ये मैंने कनाडा के हालात बताए भारत को लेकर जो पिछले दिनों चल रहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि नई सरकार आई तब भी रिश्ते नहीं बदले। हमारी कूटनीति की कहीं ना कहीं चूक हुई है। और दूसरी बात, अगर भारत की स्थिति इतनी मजबूत है तो कोई भी मुल्क मजबूत स्थिति के देश के साथ आना चाहता है, और कनाडा में तो बहुत सारे इंडियंस रहते हैं,
वहाँ पे एक धड़ा ऐसा भी है जो खालिस्तान का समर्थन करता है। वो धड़ा कहीं ना कहीं जो हालात है वो ख़राब करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको ज़रा ये बता देती हूँ कि जो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को कि मल्टीलेटरल मीटिंग्स के लिए अलग अलग देशों में वो जाते रहे हैं। उन मीटिंग्स का, जैसे वो पिछले 6 साल से लगातार G7 के समिट में जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा रहे हैं, क्वाड में जा रहे हैं, और भी कई तरह की G20 की मीटिंग हुई। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनली, उन मीटिंग्स में प्रधानमंत्री जाते हैं। लेकिन उसका हासिल क्या है, उससे भारत को क्या मिल रहा है? क्या भारत कूटनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर पाया है? अगर भारत वहाँ पर गया, मान लीजिए G7 में लास्ट ईयर गया था, उससे पहले भी गया था, तो भारत ने वहाँ पर जाकर क्या कोई वक्तव्य दिया? किन किन देशों के साथ उनकी जो रिलेशनशिप हैं वो मजबूत किए? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जो अभी स्थिति भारत और पाकिस्तान के द्वंद्व के बाद पैदा हुई, पहलगाम के हमले के बाद पैदा हुई, उसके बाद कोई भी मुल्क भारत के साथ आकर खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या कूटनीतिक स्तर पर भारत कहीं पिछड़ रहा है और ये हमारी विदेश नीति को औंधे मुंह गिराता है, क्योंकि विदेश नीति कमजोर हुई है। आप ले लीजिए, सबसे पहले आ जाइए, एक एक करके बात कर लेते हैं। अमेरिका, वो ट्रम्प जो हाउडी मोदी की बात करते थे, वो ट्रम्प जो भारत से बहुत मोहब्बत की बात करते थे, जब 2024 में उनका कैंपेन चल रहा था, वो क्यों भारत को इग्नोर कर रहा है? वो क्यों भारत की संप्रभुता का मजाक बना रहा है? वो क्यों बार बार कह रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में पैचअप कराया बिजनेस की धमकी देकर? ये वो अमेरिका है जो ये बार बार कह रहा है, बार बार भारत के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन मजाल है कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई और बड़ा नेता आकर कुछ बोल जाए। दूसरी बात, कनाडा, रिश्ते मैंने आपको बता ही दिया खराब है। रूस कन्नी काट रहा है, रूस ने भी जो हालात खराब हुए उसमें ये आकर नहीं कहा आई सपोर्ट माई बेस्ट फ्रेंड इंडिया, नहीं कहा ना। फिर आ जाइए, फ्रांस की अपनी मजबूरी है। G7 तो आप छोड़ दीजिए, जो सार्क के, क्वाड के, आसियान की समिट्स में हम जाते रहे हैं, उसका हासिल क्या हुआ है? वो जो इन सारे समिट्स में भाग लेने वाले देश हैं, वो कहाँ खड़े रहे, जिनके साथ हमने रिलेशनशिप मजबूत करने की कोशिश की? और बताइए, हमारे पड़ोसी मुल्क जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ पैचअप कौन कर रहा है? दोस्ती कौन बढ़ा रहा है? चीन। हम क्या कर रहे हैं? हमारी विदेश नीति वहां पर कहाँ है? हमारी विदेश नीति पर जाहिर तौर पर इन सब अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सवाल खड़ा हो जाता है। अब देखिए, ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये जरा मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ, जरूरी है कि ऑपोजिशन क्या सोच रहा है इस पूरे मसले को लेकर के। G7 शिखर सम्मेलन 15 जून 2025 से कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा के प्रधानमंत्री तथा जर्मनी के चांसलर की भागीदारी होगी, क्योंकि G7 का ये हिस्सा है। इस बार ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। 2014 से पहले G7 वास्तव में G8 हुआ करता था। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई है और जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, जिसमें रूस भी शामिल था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को G8 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वहां उनकी बात गंभीरता से सुनी जाती थी। जून 2007 में जर्मनी में हुए ऐसे एक सम्मेलन में प्रसिद्ध सिंह और मर्केल फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था, जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की दिशा तय करने वाला माना गया था। 2014 के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्रियों को इन सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा जारी रही, लेकिन इस बार 6 वर्षों में पहली बार विश्व गुरु इस कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि क्यों आखिर भारत जो है वो शामिल नहीं हो रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी किया जा रहा है। ये 2007 और G8 की ही बैठक के 2007-2009 की तस्वीर है, और 2024 की दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कि 2 तस्वीरें हैं, और ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए सिंह साहब कहाँ खड़े होते थे, मोदी जी कहाँ खड़े हैं।
सिंह साहब जब 2007 में गए थे, 2009 में गए थे, उस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, बात ये नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं, बात ये है कि उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उत्सुक थे, क्योंकि खुद अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, जब सिंह साहब बोलते हैं, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं, तो पूरी दुनिया सुनती है। उस G7 का G8 उस समय हुआ करता था, क्योंकि 8 देशों का ग्रुप था, रशिया को फिर बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये वो ग्रुप है ये कि सब जिसमें सबसे ताकतवर मुल्क है, दुनिया के ताकतवर मुल्क है। अब G7 काम क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ज़रा ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष एक साथ खड़े होकर ना सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, ना सिर्फ बातचीत करते हैं, बल्कि व्यापार को, निवेश को बढ़ावा कैसे देना है उस पर बात करते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने पर उनका जोर रहता है। तो क्या बड़े बड़े सम्मेलनों में जाकर हमने फ़ोटो खिंचवाई है, हमने हैंडशेक किया है, हमने हंसी ठिठोली की है, हमने सिर्फ बातचीत करने का ढोंग किया है, या कुछ हासिल भी किया है? इसका हासिल तो देश को पता होना चाहिए। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जब भी किसी बाहर के देश की यात्रा से भारत आते थे, तो वापसी के वक्त वो पत्रकारों से बातचीत अक्सर किया करते थे। और जब भी आते थे, जो उनके साथ पत्रकार जाते थे, उनसे हमेशा जो उनके सवाल जवाब रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हालांकि वो साल में एक बार करते थे, और इस तरह की बातचीत भी रहती थी। लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आप वहाँ गए तो आपने क्या किया, क्या आपकी किसके साथ बात हुई, किस लेवल पे बात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई। हम अगर किसी समिट से आ रहे हैं, कोई बड़ा मंच है, तो हम क्या लेकर आ रहे हैं भारत में, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, जो पिछले कई सालों में क्या वाकई जो भारत की विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ढिलाई हुई है? वहाँ पर कहीं ना कहीं एस जयशंकर पूरी तरह से चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, ये एक वक्त है और ये जो वक्त है ये फिर से पलट जाएगा, और जो भारत की विदेश नीति है उसकी फाइनली जिस स्ट्रैटेजी पर हम चल रहे हैं उसकी जीत होगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।